हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो पूर्व में हमने प्रारंभ कर रखा है, जिसमें हमने क्लाइव के द्वारा कंपनी में किए गए सुधार, इसके बाद दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था जो बंगाल में उसने लागू की, जिसे द्वैत शासन प्रणाली या द्विविध शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है, उसके द्वैत शासन प्रणाली या द्विविध शासन प्रणाली के गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह किसी भी व्यवस्था में गुण और दोष दोनों निहित होते हैं। तो इस द्विविध शासन के में किस तरह के गुण निहित थे और इससे कंपनी को क्या फ़ायदा मिला, जो क्लाइव के द्वारा बंगाल में स्थापित किया गया था दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहला जो है वो है कि कंपनी के राजनीतिक महत्व में वृद्धि हुई। द्विविध शासन ने कंपनी के राजनीतिक महत्व को अत्यधिक बढ़ा दिया। दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण जो है कंपनी की स्थिति में परिवर्तन आ गया। दीवान का कार्य लगान वसूल करना और कुछ सीमा तक न्याय करना था। क्लाइव ने इन दोनों कार्यों का भार जो है दो भारतीय कर्मचारियों रजा खां और सिताब राय को दे दिया। फौजदारी कार्यों के संपादन के लिए नवाब को 53 लाख रुपये वार्षिक देने का निश्चय किया गया, किंतु सैनिक शक्ति जो है अंग्रेजों ने अपने ही हाथों में रखी और शासन कार्यों में भी नवाब को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई। इस प्रकार क्लाइव की चाल ने कंपनी के हाथ में तलवार और कोस दोनों ला दिया। दीवानी की प्राप्ति से कंपनी वास्तविक जो है सत्ताधारी के रूप में उभरा और हम देखते हैं कि क्लाइव जो है दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था का यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है लाभ था कि नवाब के हाथों में जो है सो कर्तव्य भी पूरा था, लेकिन अधिकार नहीं थे, और कंपनी के हाथ में जो है वो पूरे अधिकार थे, लेकिन उस बंगाल में वो किसी कर्तव्य का पालन नहीं करता था। इसके बाद दूसरा जो इसका गुण था कि दीवानी प्राप्ति से कंपनी जो है वो वास्तविक शासक के रूप में उभर गई, वास्तविक सत्ताधारी हुई। दीवानी ने कंपनी के इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ दिया। कंपनी जो है वो दीवानी की प्राप्ति के बाद ही वास्तविक सत्ताधारी बनी। दीवानी पाकर वह भारतीय जनता के समक्ष एक शासक के रूप में आई। क्लाइव जो है वो यथार्थ बातों से जूझता था कि जो वस्तु स्थिति है उसको समझ करके उसके अनुसार वो कार्य करता था। उसने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि यद्यपि नवाब के पास केवल नाम और शान रह गए थे, किंतु ये दोनों चीज़ें जो है वो भी उससे हमें छीन लेनी होगी, क्योंकि इनका हमारे पास होना जो है वो अत्यधिक आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो नवाब को कुछ हक या नवाब को एक सिंबल के तौर पे जो रखा गया था, उसको भी क्लाइव मन ही मन पसंद नहीं करता था और चाह रहा था कि इसका नवाब का पद भी नहीं रहे, कंपनी ही और अंग्रेज ही बंगाल में सर्वे सर्वा हो, और उसके लिए वो धीरे धीरे कदम भी उठा रहा था। तीसरा जो इसका गुण था द्वैत शासन का, वो अंग्रेजी सत्ता का पूर्णतः सुदृढ़ होना। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि कंपनी के जितने भी कार्य थे, जो भी कदम थे, वो सारे कंपनी के लाभ के लिए उठाए जा रहे थे और उसकी सत्ता को, अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ करने की ओर जो है वो प्रयासरत थे। द्वैत शासन से अथवा दीवानी की प्राप्ति से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सत्ता जो है वो पूर्णतः सुदृढ़ हो गई। उधर सम्राट जो है वो इलाहाबाद में रहने लगा और इस कारण वह अंग्रेज़ों के संपर्क में आ गया। अंग्रेज़ों ने उसे अपने संपर्क में पाकर कठपुतली की तरह नचाना प्रारंभ किया। हमने देखा है कि बक्सर युद्ध के पश्चात जो है, जो मुग़ल सम्राट शाह आलम था, उसका जो शान शौकत था और मुग़ल सम्राट के नाम का जो एक भय था अंग्रेज़ों के मन में, वो भी समाप्त हो गया था। इसके अलावा अवध के जो नवाब शुजा-उद-दौला था, उसकी भी उसमें हार हुई थी। तो यहाँ भी अंग्रेज़ जो है वो मनोबल में आगे थे और मीर कासिम जो है वो पूर्णतः हार करके तो वो बाहर जा चुका था और बंगाल पे तो अब किसी का जो है वो सत्ता रह ही नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ थे। और मुग़ल सम्राट शाह आलम हो या शुजा-उद-दौला हो, इन दोनों को भी अंग्रेज़ों ने कठपुतली की तरह नचाना प्रारंभ कर दिया था। चौथा जो इसका विशेष गुण था, जो अंग्रेज़ों के हक में ही था, वो था कि कंपनी की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार।
सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी या फिर भारत में धीरे धीरे वो कदम बढ़ा करके अपनी राजनीतिक सत्ता को अगर उसने सुदृढ़ किया, तो इसके पीछे जो है वो उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी मायने रखती है। उसने सबसे पहले कंपनी ने कभी भी अपने अर्थबल को कम नहीं होने दिया और आर्थिक रूप से वो हमेशा मजबूत बने रहे और इसका सहारा पा करके ही वो राजनीतिक कदम उठाते गए और उसमें सफलता अर्जित करते गए। दीवानी प्राप्ति से कंपनी की जो है आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया था। अब उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की वार्षिक मालगुजारी जो है वो लगभग 30 लाख पाउंड थी, जो अब कंपनी के कोष में जाने लगी थी। किसी भी जो है सो सरकार के लिए ये बड़ी उपलब्धि थी। जो आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो तो अपने सारे विभागों को तंदुरुस्त रख सकता है। सरकार साहब और दत्त साहब ने लिखा है कि किसी भी सरकार की नींव अर्थ से ही मजबूत होती है और मजबूत होने से सरकार देश के साधनों तथा हिस्सों पर अधिकार कर सकती है। कंपनी ने भी मजबूत होकर देश के साधनों तथा अन्य भागों पर जो है अधिकार करना प्रारंभ किया। कंपनी अब बंगाल की ही नहीं देश की स्वामी बन गई और शासन का अध्यक्ष जो है वो सम्राट था, पर वास्तविक शासन जो है उसकी बागडोर कंपनी के हाथ में थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्लाइव ने जिस द्वैत शासन प्रणाली की नींव जो है बंगाल में रखी, उसके बदौलत उसने अपने आर्थिक स्थिति को तो मजबूत किया ही और साथ ही साथ अंग्रेज़ों का मनोबल काफ़ी उच्च था। वो हमेशा कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए प्रयासरत थे और राजनीतिक क्षेत्र में भी लगातार वो सफलता प्राप्त करते चले गए और इसके पीछे क्लाइव की जो है वो बहुत बड़ी भूमिका रही और कंपनी जो है वो केवल अब व्यापार करने वाली संस्था नहीं रह करके शासन करने वाली संस्था की ओर जो है वो अग्रसर होती चली गई। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।